Assalamualaikum everyone. Standard 8 Social Science. Here we will start with chapter 1 Arrival of Europeans in India. This is the semester 1. Okay. We have learned in the previous standard that many years ago our country was one of the leading countries in the world. पूरी दुनिया की एक लीडिंग कंट्री था कौन? इंडिया. ठीक है, इंडिया जो है पूरी दुनिया में आज जैसे कि लंदन, अमेरिका, ये सारी जो कंट्रीज है ना, वो सब अभी अभी है ये सब तो नामचीन। पहले तो सिर्फ इंडिया का ही नाम था पूरी दुनिया में, और हर जगह से लोग इंडिया आने के लिए इच्छा उनकी होती थी कि वो लोग इंडिया आए। ठीक है, आवर कंट्री वाज डिस्टिंक्ट इन द होल वर्ल्ड। पूरे दुनिया में सबसे ऊपर नंबर पे इंडिया था। द पीपल ऑफ वेरियस कंट्रीज वर बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय आवर कल्चर एंड प्रॉस्पेरिटी। हमारी समृद्धि देखकर लोग हक्के बक्के रह जाते थे कि इतना प्रॉस्परस, इतना समृद्ध देश है कि जिसके अंदर कुदरती संपत्ति भी इतनी ज़्यादा है और लोग मेहनत कर कर के भी इतने मालदार हुए थे। ठीक है, तो इंडिया जो था पहले नंबर पे था। मैनी पीपल वर्ल्ड वाइड वर ईगर टू एंटर इनटू ट्रेड विद आवर कंट्री एंड अर्न वेल्थ आउट ऑफ इट। दुनिया के कितने सारे देशों से लोग आना चाहते थे और यहाँ पे इंडिया में जो है व्यापार करना चाहते थे। ठीक है, और अपना उद्धार करना चाहते थे। अर्लियर द मर्चेंट्स फ्रॉम द वेरियस कंट्रीज केम टू इंडिया फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट बाय लैंड रूट सिंस कॉन्स्टेंटिनोपल वाज कन्क्वायर्ड बाय तुर्क मुस्लिम्स फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग। तो जैसा कि आपने देखा होगा, अगर आपको मैं लाइव एग्जांपल दूं अगर किसी चीज़ का, तो आपने अर्तुल गाजी करके जो एक सीरीज आई है उसके अंदर आपने देखा होगा कि उसके अंदर जो उनकी लड़ाई होती है, ठीक है, तो इस टाइप की कुछ लड़ाई या कुछ वजह से उन्होंने यूरोपियंस के लिए उनके यहाँ से होकर जो इंडिया का रास्ता जाता था वो उन्होंने यूरोपियंस के लिए बंद कर दिया था। अब यूरोपियंस को इंडिया आने का और कोई रास्ता मालूम नहीं था। ठीक है, For years, the Arab traders undertook trade through land route, but as situation changed, trade through land route stopped. तो अरब लोग जो थे वो ज़मीन के रास्ते से इंडिया आते रहते थे और इंडिया में भी ज़्यादातर के सूरत में, फिर रांदेर में, ठीक है, ये सारे एरियाज में ज़्यादातर आते रहते। Consequently, the demand for Indian commodities like silk, cotton clothes, muslin, black pepper, spices, etc. increased in the European countries. और इंडिया का जो सिल्क कपड़ा होता था, मसलिन कपड़ा होता था, कॉटन का कपड़ा होता था, फिर काली मिर्च जो होती थी, ब्लैक पेपर, ठीक है, गोल गोल दाने आते हैं मसाले के अंदर आते हैं, फिर अलग अलग टाइप के मसाले, ये सब सिर्फ इंडिया में ही मिलता था और पूरी दुनिया के लोगों को इस चीज़ की आदत थी। तो वो लोग कैसे भी करके इधर आते थे और ये सारी चीज़ें खरीद के लेके जाते थे। फिर जब ख़त्म हो जाता था फिर तब आते थे। ठीक है, और यहाँ पे खरीद के यहाँ पे ही दूसरे भाव से भी बेचते हो जिससे कि उनका बिजनेस भी हो जाता होगा। ठीक है, तो अलग अलग तरह से जो है हर कोई इंडिया आना चाहता था और अपने आप की ज़िंदगी को अच्छा करना चाहता था। टू टेक द एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन मैनी कंट्रीज ऑफ यूरोप स्टार्टेड सर्चिंग फॉर अ सी रूट टू इंडिया। जैसा कि हमें पता है कि तुर्कियों की तुर्कियों की जो है यूरोपियंस के साथ लड़ाई होने की वजह से उन्होंने यूरोपियंस का इंडिया आने का बंद कर दिया था, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी भी बता रही हूँ। ठीक है, बीच में ये जो देखिए आपको टर्की दिख रहा है, तो यहाँ से होते हुए फिर इंडिया जा पाते थे, लेकिन तुर्की ने ये रास्ता बंद कर दिया, इसलिए वो लोग अब ज़मीन के रास्ते नहीं आ पाते थे और फिर उन्होंने कैसे भी करके दरिया के रास्ते से इंडिया आने का ढूंढ निकाला था। ठीक है, सो हियर यू कैन सी दिस सी रूट टू इंडिया। ओके, जो ब्लैक डॉट है ना वो सी एंड लैंड रूट है। ठीक है, एंड बाकी जो है वो न्यूली डिस्कवर्ड सी रूट है, जो कि यहाँ पे दिख रहा है आपको वाइट कलर के सर्कल से। ठीक है, अब दिख रहा है ना आपको। तो ये जो ब्लैक डॉट्स थे ये पुराने वाले रास्ते थे, ठीक है, जो कि बंद कर दिए गए थे। फिर उन्होंने नए नए रास्ते खोज निकाले। ठीक है, दरिया के रास्ते से ऐसे आकर पूरा यहाँ पे कैप ऑफ गुड होप जो कि अफ्रीका में है वो ढूंढ निकाला उन्होंने और यहाँ पे उन्होंने अपना ठिकाना किया होगा और फिर यहाँ मोज़ाम्बिक में आकर, ठीक है, ये एक ठिकाना किया और फिर यहाँ से डायरेक्टली इंडिया पहुँचे। ठीक है, तो इस तरह से जो है उन्होंने वो रास्ता बंद होने पर सी रूट यानी कि दरियाई रास्ता खोज निकाला था। Now subsequently some adventurous sailors of Europe and other countries started the search of sea route to come to India। और दूसरे लोग भी जो थे वो लोग जो है इंडिया आने के लिए सी रूट यानी कि दरिया के रास्ते
खोज निकालते थे, ठीक है। नाउ क्रिस्टोफर कोलंबस, Columbus, an Italian explorer, was one of the brave sailors who ventured out to find the sea route to India. ये जो कोलंबस था, जो इटालियन एक्सप्लोरर था, उसने सोचा कि वो इंडिया के लिए सी रूट ढूंढना चाहता है। ही थॉट दैट वन कैन गो टू ईस्ट वाया वेस्ट ऑल्सो। उसने सोचा कि अगर हमको पश्चिम में जाना हो तो हम ईस्ट से होते हुए भी जा सकते हैं। जैसा कि अगर आप इंडिया का मैप देखो तो हम जो है वेस्ट साइड पे है, ठीक है, गुजरात का इधर वेस्ट साइड से, तो यानी आसाम से होते हुए भी वेस्ट उधर जा सकते हैं, यानी ठीक है, वो पूरा गोल घूमने की बात हो रहा है। व्हाई डिड ही बिलीव सो, उसे क्यों ऐसा लगा? थिंक अबाउट इट। कोलंबस स्टार्टेड हिज जर्नी टू इंडिया एंड एक्सीडेंटली रीच्ड अमेरिका। तो उसे क्यों ऐसा लगा कि घूम कर भी जा सकते हैं? देखिए, क्योंकि यहाँ से ये रास्ता जो बंद कर दिया, तुर्की लिखा है ये वाला बंद कर दिया, तो कोई बात नहीं, सीधा नहीं जा सकता तो वो पूरा सब घूम के भी तो जा सकता है, ठीक है। तो ये पूरा गोल घूमने वाली बात हुई, ठीक है। तो यहाँ पे उसने फिर ये तरीका खोज निकाला। एज लॉन्ग एज ही लिव्ड, कोलंबस स्टार्टेड हिज जर्नी टू इंडिया एंड एक्सीडेंटली रीच्ड अमेरिका। उसने इंडिया ढूंढने के लिए रास्ता सफर करना शुरू किया, लेकिन वो अमेरिका जा पहुंचा। As long as he lived, he was under the misconception that he had discovered the sea route to India. जितनी उसने जिंदगी निकाली, पूरी जिंदगी उसे यही भ्रम रहा कि मैंने तो इंडिया ढूंढा, हालांकि वो इंडिया नहीं था, वो अमेरिका था। Hence, even today, the natives of America are called Red Indians, and the island group in the Caribbean is known as the West Indies. तो इस तरह से जो है आज भी उनका जो आइलैंड का ग्रुप था उसे वेस्ट इंडीज कहा जाता है, और उसने क्योंकि अमेरिका को इंडिया कहा, इसलिए वहाँ के लोग आज भी रेड इंडियंस कहलाते, ठीक है। इंडियंस तो है लेकिन रेड रेड कलर के, ठीक है। रेड यानी आपको पता है गुलाबी गोरे जैसे होते हैं ना, इसलिए उनका नाम हो गया है रेड इंडियंस। ओके, नाउ वास्को द गामा, अ नेटिव ऑफ पोर्टुगल, डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया। वास्को द गामा जो था, जो कि पोर्टुगीज का रहने वाला था, उसने इंडिया आने के लिए सी रूट यानी कि दरियाई रास्ता खोज निकाला था। He encircled the Cape of Good Hope in South Africa and reached the port of Calicut on 22nd May 1498 after crossing the Indian Ocean. तो उसने जो है सफ़र शुरू किया और साउथ अफ्रीका में कैप ऑफ गुड होप करके उसने एक पोर्ट यानी कि दरिया किनारा ढूंढा, ठीक है। और फिर 22 मई 1498 को वो इंडिया पहुंचा था, यानी कि इंडियन ओशन को क्रॉस करके। The then ruling king of Calicut, Zamorin, gave permission to the Portuguese to trade. और उसके बाद कैलिकट के जो राजा थे जमोरिन, उन्होंने उन्हें परमिशन दी कि वो आकर यहाँ पे ट्रेड यानी कि व्यापार कर सकते हैं। देखो, व्यापार के लिए ही उनको परमिशन मिली थी, ठीक है, और कोई काम के लिए नहीं। दिस फोटो कैन से एवरीथिंग अबाउट दिस इंसिडेंट। ओके, ये एक फोटो में आपको पूरा चित्र जो है दिख रहा है। पानी का रास्ता है, जहाज है, एक पोर्टुगीज इंग्लिशमैन आ रहा है, ठीक है, राजा बैठे हुए हैं, पूरी सभा है, राइट। सो it looks actually cool, right? The Portuguese established a fort in Calicut for trade in 1500 CE. They fortified it and appointed a commander in chief, namely Albuquerque, to safeguard the fort. Moving northward, Albuquerque conquered Goa in 1506. Within a span of 100 years, the Portuguese took control of Mangalore, कोचीन, गोवा, दीव, मुंबई एंड आइलैंड ऑफ लंका। तो पोर्टुगीज जो थे उन्होंने 1500 की साल में जो है वहाँ पर अपना व्यापार जो है फैलाया था, एंड उन्होंने एक कमांडर चीफ जो था वो उन्होंने डिसाइड किया वहाँ पर रखने के लिए, एंड दे कन्क्वर्ड इन गोवा 1506। 6 साल में उन्होंने गोवा के ऊपर जो है अपना एक मेन स्टेशन जैसा कर लिया था, वो उनका एक्सपोर्ट हो गया था मेन। और उसके बाद 100 साल के अंदर उन्होंने ज़्यादातर एरिया जैसा कि कोचीन, गोवा, मैंगलोर, दीव, दमन, ये सारे जो थे एरिया पे उन्होंने अपना कब्जा जमा लिया था, ठीक है। तो व्यापार करने के नाम पर धीरे धीरे जगहों पर कब्जा करना शुरू हो गया था। नाउ एंड ऑफ पोर्टुगीज रूल, पोर्टुगीज का जो रूल था वो किस तरह एंड हुआ? इन द बिगिनिंग ऑफ द 17th century, 1700 की साल में, द पोर्टुगीज एक्सपांडेड देयर ट्रेड टू बंगाल। 1700 की जो सदी थी तब उन्होंने अपना बिजनेस जो है बंगाल की तरफ बढ़ाया। एट दिस टाइम द मुगल एम्पायर शाहजहां रूल्ड इंडिया फ्रॉम दिल्ली। तब उस टाइम पे शाहजहां जो है वो दिल्ली से इंडिया पे रूल करता था। The Subedar of Bengal complained to Shahjahan about the behavior of the Portuguese. तो सूबेदार जो थे उन्होंने अपने राजा को जो है कंप्लेन की
कि पोर्टुगीज का बिहेवियर लोगों के साथ अच्छा नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो व्यापार करने आया हो वो वहाँ के लोगों को तंग तो नहीं कर सकता। Thus the fort of Hooghly was demolished and the ships were burnt as per the order of the emperor. इसलिए उस वक्त क्या किया गया कि उनके जो जहाज थे चीजों से भरे हुए उसको जला दिया गया और उनका जो किनारा जो भी उन्होंने बनाया था वो पूरा ढेर ढा दिया गया, यानी कि पूरा खत्म कर दिया उनका जो भी बिजनेस का सामान था। In this way, the Portuguese rule came to an end with the exception of the territories of Diu Daman and Goa और territories of Diu Daman and Goa, यानी कि उनका पूरा कामकाज और सब कुछ खत्म कर दिया गया, सिर्फ उनका दीव दमन और गोवा पे जो हक था वही सिर्फ उनके साथ रहा, ठीक है। नाउ डच। After 100 years of the arrival of the Portuguese at the end of the 16th century, the Dutch of Holland, now the Netherlands, came to India for trading. तो डच ऑफ हॉलैंड जो थे नेदरलैंड के लोग, वो जो थे पोर्टुगीज का सारा देखकर वो लोग इंडिया में आए थे ट्रेडिंग करने के लिए, वो भी व्यापार के लिए आए थे। इनिशियली दे एस्टैब्लिश्ड फोर्ट एट पुलिकट एंड मद्रास। उन्होंने शुरू में पुलिकट और मद्रास के अंदर अपना फोर्ट बनाया, एक किला जैसा बनाते हैं, ठीक है, पत्थर में से ही बना हुआ होता है और किनारे पर बनाया जाता है जहाँ पे मुसाफिर जो है इतना लंबा सफर करके आता है तो अपना सामान और सब कुछ वहाँ पे रख सके, ठीक है। जैसा कि आप चौक में वॉकवे जो है उसके किनारे पे आप देख सकते हो, इस तरह से फोर्ट बनाते थे पहले के लोग। They also established a trading center at Agra in the year 1663. 1663 में उन्होंने आगरा में भी एक ट्रेडिंग सेंटर बनाया था, जो आजकल हम जिसको मार्केट बोलते हैं ना, वैसा वो लोग एक ट्रेडिंग सेंटर बनाते थे जहाँ पे लोग जाकर चीजें खरीद सके, बेच सके, इस तरह से। Meanwhile, the British also arrived in India और उसी वक्त में ब्रिटिश लोग भी इंडिया में आ गए। The Dutch could not withstand the competition against the British और ब्रिटिश और डच लोग जो थे वो ब्रिटिश के मुकाबले में ज्यादा टिक नहीं पाए थे, ठीक है। ब्रिटिश लोग ज्यादा ताकतवर थे डच के सामने। नाउ ब्रिटिश इंटरेस्ट इन इंडिया। During the reign of Queen Elizabeth of England in the year 1600, the British established the East India Company. 1600 की साल में, 1600 की सदी में एलिजाबेथ रानी जो थी वो जो कि इंग्लैंड की रानी थी, ठीक है, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। This company belonged to merchants who wanted to increase their wealth by undertaking trade with India। और ये इसलिए बनाई थी उन व्यापारियों के लिए कि जो इंडिया के साथ व्यापार करके अपना जो है व्यापार जो उसको बढ़ाना चाहते हो। The first British ship arrived in India at the port of Surat in the year 1608. Captain W. Hawkins, the captain of the ship, was the first British to set foot in India। तो 1608 की साल में सबसे पहला फोर्ट जो है सूरत में आया था, सबसे पहले शिप जो है वो सूरत के पोर्ट पे आया था, ठीक है, और उसका जो कैप्टन थे वो थे हॉकिंस, ठीक है, डब्ल्यू हॉकिंस। वो सबसे पहले ब्रिटिश थे जिन्होंने इंडिया में पहला कदम रखा था। He met Jahangir but did not get his permission to trade। वो पहले जहांगीर राजा से मिल चुके थे लेकिन जहांगीर राजा ने उन्हें परमिशन नहीं दी थी। Thereafter, Sir Thomas Roe arrived in India who acquired the permission to establish a trading center in Surat। उसके बाद फिर थॉमस रो आए थे और उन्होंने परमिशन ली और सूरत के अंदर उन्होंने व्यापार की परमिशन ले ली। Later, Delhi went into the hands of शाहजहां। उसके बाद दिल्ली शाहजहां के हाथ में चला गया। शाहजहां gave permission to the British to carry out trade in बंगाल और तब शाहजहां ने जो है ब्रिटिश लोगों को परमिशन दे दी कि वो बंगाल में अपना कारोबार कर सकते हैं। नाउ द फ्रेंच established the French East India Company in the year 1664। 1664 की साल में फ्रेंच लोगों ने अपनी कंपनी खोली। They established factories in सूरत, मछलीपट्टनम एंड पुदुचेरी मीन्स पौंडीचेरी। ये हिसाब से देखिए सूरत भी कितना हिस्टोरिकल प्लेस है ट्रेड के हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे कपड़े का ज्यादातर व्यापार पहले से ही चल रहा है, इतने सालों से 400-500 सालों की कहानी है, राइट। The head of the French company was Joseph Francois Dupleix, who had the desire to expand the European rule in India। तो ये जो थे फ्रेंकोइस डुप्लेक्स, उनको जो है जोसेफ को उनका अपना जो व्यापार है वो बढ़ाना था, ठीक है। The French and the British stood in competition against each other to become the strongest European company। और दोनों यूरोपियन थे, ठीक है, तो दोनों को ही अपनी कंपनी जो है बढ़ाने के लिए एक दूसरे के साथ कंपटीशन करना होता था। There were innumerable disputes and battles and finally the British emerged as the winners।
और बहुत सारी लड़ाइयाँ, बहुत सारे वॉर होते थे, बहुत सारे युद्ध होते थे, ठीक है। और फाइनली ब्रिटिश लोग जीत गए थे। देखो ब्रिटिश एक तो क्या करते थे, ताकत बढ़ा लेते थे, दूसरा क्या करते थे कि दिमाग से चलते थे, ठीक है, कि जिसकी जो कमजोरी होती थी ना वो दबा देते थे, ठीक है। जिसकी जो कमजोरी हो कि ये इंसान को किस तरह मारा जाए, तो वो कमजोरी ढूंढकर दिमाग से चल के जो है जीत जाते थे, ठीक है। हाउएवर द फ्रेंच रिटेन देयर कंट्रोल ओवर द ट्रेडिंग सेंटर ऑफ पुदुचेरी, माहे एंड चंद्रनगर, ठीक है। तो हारने के बाद भी फ्रेंच का ये 3 जगह पे जो है कंट्रोल रहा था, ठीक है। नाउ ब्रिटिश ट्रेड इन बंगाल, द ब्रिटिश फर्स्ट स्टार्टेड देयर ट्रेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर हुगली एंड एस्टैब्लिश्ड फोर्ट्स इन द ईयर 1651। तो ब्रिटिश लोगों ने पहले तो हुगली नदी के किनारे पर जो है अपना फोर्ट यानी कि किला बनाकर वहाँ पे शुरू किया था उन्होंने अपना व्यापार करना। The fort were garrisoned for their protection of the factory and got the permission from the Mughal Emperor Aurangzeb to trade without paying taxes against an annual payment। तो औरंगजेब के टाइम में उन्हें उनको ऐसे छूट मिली थी कि वो टैक्स पे किए बिना अपना व्यापार कर सकते हैं और उन्हें उनके किले की जो है सलामती की भी गारंटी दी गई थी, ठीक है। यानी कि पहले के राजा तो कैसे होते थे, अगर उनके पैरों में गिर जाते थे लोग तो राजा के पास भी जो मांगते थे राजा दे देते थे, ठीक है। तो अंग्रेज लोग क्या करते थे, ऐसी चालाकी करते थे, पहले मीठे बन के यानी कि अपना काम करवा लेते थे और फिर बाद में उनको धोखा दे देते, लेकिन ये चीज़ अच्छी नहीं होती। यू कैन सी दिस थिंग इन द फोटो ऑल्सो, शिप्स ऑफ द ब्रिटिश एंड देयर फोर्ट्स, शिप्स में आते थे और ये जो है ये किला जैसा, ठीक है, ये बना लेते थे, पत्थर वत्थर का होता था, ठीक है, और अंदर आके फिर बसने लगे और धीरे धीरे जो है पूरे इंडिया पे ही अपना राज चलाने लगे थे। नाउ here the expansion of the British rule between 1757 and 1857। देखिए पहले तो ये जो ब्लू कलर से आपको इंक्रीजिंग दिख रहा है यानी कि कितना जगह जो है बढ़ती रही, वो देखो 1700 यानी कि 1797, ठीक है। 1797 में देखिए ब्लू कलर से जो भी है कि पहले सिर्फ बनारस, कलकत्ता, हैदराबाद, मैसूर, मद्रास, सिर्फ इतने ही जगह पे वो लोग थे, ठीक है। ब्लू कलर से जो दिख रहा है ना वो ब्रिटिश का है, और येलो से लोकल रूल यानी कि हमारे जो भी राजा बादशाह जो भी होते थे वो राज करते थे, ठीक है। फिर धीरे धीरे वो लोग कुछ भी ट्रिक करने लगे, लड़ाई झगड़ा कुछ भी कर करके वो लोग अपना जो है फैलाने लगे। तो 1840 में देखिए थे उससे डबल हो गए, और उसके बाद 1857 में देखिए कम से कम यानी थोड़ा सा हिस्सा छोड़ दिया और बाकी सारे हिस्सों पर जो है अपना राज कर लिया है उन्होंने, ठीक है। नाउ बाय दिस टाइम द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज इन अ रेस टू अर्न मोर एंड मोर मनी एज पर द ऑर्डर पास्ड इन बंगाल। Only the company availed the benefit of tax-free trading. However, many officers who were engaged in private trade did not pay the taxes as well। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा था लोगों के कंपटीशन भी बढ़ते जा रहे थे, और क्योंकि औरंगजेब ने तो टैक्स बिना का बोल दिया था, लेकिन तब बहुत कम लोग थे, ठीक है। बाद में इतने सारे लोग भी आने लगे और ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रॉब्लम्स भी बढ़ती गई, ठीक है। However, many officers who were engaged in private trade did not pay the taxes as well। और कितने जो लोग प्राइवेट थे यानी कि जो जैसा कि अगर आज हम देखें कितने कामों में सरकार की जितनी नज़र पड़ती है वो पकड़ाता है, ठीक है। बाकी जो चुपचाप में अपना प्राइवेट में जो चलाते रहते हैं टैक्स भरे बिना या ऐसे, ठीक है, तो पूरी जिंदगी वो लोग का ऐसे ही चलता रहता है। तो as a result the income generated from the tax collection in Bengal reduced, which in turn was opposed by the Nawab of Bengal Murshid Quli Khan। तो क्या हो गया कि थोड़े को परमिशन दी ना तो फिर सबने अपना अपना व्यापार करके अपने खुद खुद को मालदार करने लगे, और अब जब टैक्स भरेंगे ही नहीं तो सरकार काम किस पैसे से करेगी, ठीक है। तो इस तरह से जो है बंगाल का जो है इकोनॉमी डाउन होने लगी। दिस डिस्प्यूट kept on recurring even during the time of Ali Vardi Khan। After Ali Vardi Khan, his son Sirajuddaulah took charge। तो अली वर्दी खान के टाइम तक ये सब चलता रहा, उसके बाद सिराजुद्दौला जो थे वो इसकी गद्दी के हकदार हो गए। ही गॉट इन्वॉल्व इनटू अ मेजर बैटल विद द ब्रिटिश। अब उनके टाइम में क्या हुआ कि उनकी ब्रिटिश के साथ एक बड़ी सी लड़ाई हो गई। अब ब्रिटिश भी देखो, जिसने उनको ज़मीन दी, जिसने उनको खाना पीना दिया होगा, ठीक है, जिसने उनको जगह दी, जिसने उनको परमिशन दी, फिर बाद में उन्हीं के साथ वो लोग लड़ने लगे और जीतने लगे। तो ये कोई अच्छी बात तो नहीं है, ठीक है। नाउ बैटल ऑफ प्लासी, सिराजुद्दौला बिकेम नवाब ऑफ बंगाल इन द ईयर 1756। 1756 में सिराजुद्दौला जो थे वो बंगाल के नवाब बन गए थे। He had an overwhelming influence over the British
The British helped the competitors of Sirajuddaulah by conspiring against him so that he would not remain on the throne of Bengal. उनकी और ब्रिटिश की बिल्कुल भी नहीं बनती थी, ठीक है। तो वो लोग ब्रिटिश लोग क्या करते थे, सिराजुद्दौला के जो दुश्मन होते थे उनके साथ मिलकर उनको गद्दी पे से हटाने का काम करते थे। There were frequent conflicts with the British merchants regarding payment of taxes. जो ब्रिटिश मर्चेंट होते थे, ब्रिटिश के व्यापार, उनके साथ टैक्स पे करने के लिए बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट और बहुत लड़ाइयाँ होती रहती थी। When the British merchants failed to pay taxes which were applicable to both Indian and foreign merchants, the situation came to a boil. तो जब वो लोग टैक्स पे करने में अगर फेल हो जाते थे, जो कि उनको अप्लाई करने के लिए ज़रूरी होता था, लेकिन अगर वो नहीं करते थे तो फिर उनकी सिचुएशन जो थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती जाती थी। He ordered that the British should not fortify the factory, pay the taxes as per the rules and trade as per the terms and conditions. तो वो कहते थे कि ब्रिटिश जो है वो टैक्स भी भरेंगे और उनका जो भी व्यापार है और उनके जो कायदे कानून है उसके हिसाब से ही उनको चलना पड़ेगा। This provocation was enough for Siraj to opt for war and he succeeded in expelling the British from Calcutta. तो ये जो उसने कायदा निकाला था उससे वो थोड़ा-थोड़ा जो है सक्सेसफुल भी हुआ था कि कलकत्ता में से उसने थोड़ा-थोड़ा करके ब्रिटिश को निकालने में आसानी रही थी। The British counter attacked under the leadership of Robert Clive. Clive bribed Mir Jafar, the commander-in-chief of Sirajuddaulah, with a promise to confer the throne of Bengal to him and convinced him to join their side. तो ब्रिटिश जो है वो काउंटर अटैक हुआ लीडरशिप रॉबर्ट क्लाइव की लीडरशिप के नीचे। उन्होंने फिर क्या सोचा कि लड़ाई करने का सोचा, ठीक है। उन्होंने क्या किया, सिराजुद्दौला का जो कमांडर इन चीफ था मीर जाफर, उसको उन्होंने रिश्वत दी, उसको उन्होंने पटाया, बातों में लिया कि सिराजुद्दौला को हम गद्दी पे से हटाकर हम तुझे नवाब बना देंगे, ठीक है। इस तरह से उसको लालच दी और फिर उसके पास से सारी जो राजा की कमजोरियां जो भी होती थी वो जानकर उनको फिर हराने की कोशिश करी। With his help, Robert Clive defeated and murdered सिराजुद्दौला in the Battle of Plassey. तो बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला का मर्डर कर दिया गया धोखे से, ठीक है। This was the first war fought by the company in India which marked the beginning of the British rule in India. और ये सबसे पहला वॉर था, ठीक है। और ये जो था वो ब्रिटिश रूल को इंडिया में ज़्यादा फैलाने में काम लगा। Thus this war is considered to be a turning point in the history of India. और ये जो वॉर था, ये जो युद्ध था, इसने इंडिया के इतिहास को बदल दिया, टर्निंग पॉइंट दिया। Battle of Buxar, as promised, the Battle of Buxar, as promised, the East India Company appointed Mir Jafar as Nawab of Bengal. तो मीर जाफर को उन्होंने नवाब बंगाल का नवाब बना दिया था। रॉबर्ट क्लाइव ऑल्सो वेंट बैक टू इंग्लैंड, तो वो रॉबर्ट क्लाइव भी जो है इंग्लैंड वापस चला गया था। With the passage of time, Mir Jafar became hostile towards the British. The company decided to replace him with his son-in-law Mir Qasim. तो कंपनी ने फिर क्या किया कि मीर जाफर को भी उसकी जगह पे से हटा दिया और उसका जो सन इन लॉ था, उसका जो जमाई था मीर कासिम को उन्होंने गद्दी सौंप दी, ठीक है। वो लोग अंदर अंदर ही इतनी लड़ाइयाँ लगा देते थे, ठीक है, और अंदर अंदर लोगों को इतना खत्म कर देते थे और खुद एक रहते थे और खुद अपना भला कर लेते थे। मीर कासिम वॉज एन इफिशिएंट, डिसिप्लिन्ड एंड क्लेवर रूलर। मीर कासिम जो था वो एक अक्लमंद और अच्छा इंसान था। द प्रॉब्लम अरोज between Nawab and the company on account of non-payment of taxes, which ultimately brought both the forces face to face with each other. और ये टैक्स ना भरने वाली जो प्रॉब्लम थी उससे दोनों में ही लड़ाई होती रहती थी। In 1763, मीर कासिम was defeated by the company but he escaped. मीर कासिम जो है वो कंपनी के लोगों के द्वारा हारा गया था लेकिन वो भाग गया था। He reorganized his army along with the forces of Nawab of Quds, Shujauddaulah and Mughal Emperor Shah Alam II. ये सब के साथ मिलके उसने एक अपनी जो है फौज बनाई थी और इंग्लिश लोगों के साथ फिर उसने लड़ाई की थी। Their combined forces met the company forces at Buxar in 1764. और वो लोग ने जो है बक्सार में 1764 में दोनों आमने-सामने हो गए थे। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉन द वॉर। ब्रिटिश लोग जो थे वो अब वॉर जीत गए थे। एंड ऑल ऑफ अ सडन बंगाल, अवध एंड मुगल एम्पायर वाज अंडर देयर कंट्रोल। और ये सारी जगह जो है वो इंग्लिश लोगों के हाथ में आ गई थी।
रॉबर्ट क्लाइव वॉज सेंट टू इंडिया टू टेक कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन। रॉबर्ट क्लाइव को फिर से इंडिया भेजा गया कि जाओ सिचुएशन को कंट्रोल करो। दैट्स हाउ द ईस्ट इंडिया कंपनी, अ ट्रेडिंग कंपनी, इमर्ज एज अ पॉलिटिकल पावर इन द सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया। और इस तरह से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि ट्रेडिंग कंपनी थी, व्यापार के लिए थी, और धीरे धीरे उसने इंडिया पे रूल करना शुरू कर दिया था। सो हियर आई थिंक आवर चैप्टर 1 over. I hope you have understood the chapter very well. Sorry for the voice inconvenience, whatever is happening, but I hope you have understood this. Okay, if any question you have, any queries, then you can ask me in personal. Okay, love, peace.